तो आज की क्लास में बेसिकली हम जिस टॉपिक को टच करेंगे उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अब थोड़ा पहले ये समझने की ज़रूरत है कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई की ज़रूरत क्या है और हम इसको इस्तेमाल करते क्यों हैं। ठीक है, अब तक जो आपने काम किया, आप कंपोनेंट्स बनाना आप जानते हैं, आप राउटर के थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में मूव करना जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आप सर्वर से डेटा रिसीव करना भी जानते हैं, axios.cat के थ्रू आप सर्वर तक डेटा पहुंचा भी सकते हैं axios.post की तरह के ज़रिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक आपने प्रॉब्लम थोड़ी देखी कि हमें यूज़र आईडी या कोई प्रोडक्ट आईडी अगर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पहुंचानी है तो हमने क्या इस्तेमाल किया था? प्रॉप्स से पहले यूज़ किया था। उसके बाद राउटर में URL पैरम्स, सही है। तो URL पैरम्स हमने इस्तेमाल किया टू डेटा मूव करने के लिए, लेकिन वो तो जस्ट एक आईडी थी, सही है। बस ये आईडी थी 1 2 3। यहाँ होता था कि भाई कोई किसी यूज़र का नाम जैसे वो मुजम्बो पास करा दिया था हमने, तो वो तो एक एक लफ्ज़ एक एक नंबर हम पास करा रहे थे। तो जाहिर सी बात है हम किस में करा ले रहे थे? आपकी URL में, क्योंकि URL पैरम्स किसके थ्रू जाते हैं? URL के थ्रू। लेकिन ज़रा सोचें कि अब आपके पास पूरी की पूरी एक एरे है, एक स्टूडेंट्स हैं 1500 स्टूडेंट्स हैं। 1500 स्टूडेंट्स को आपको पास करवाना है किसी दो कंपोनेंट को। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब जाहिर सी बात है, एक पूरी की पूरी एरे आप URL में तो नहीं पास करा सकते। बात समझ रहे हैं? आपके पास अब क्या ऑप्शन रह जाता है? प्रॉप्स का। लेकिन अब प्रॉप्स का मसला क्या है कि ज़रा सोचें कि आपका ऐप है, ऐप के अंदर आपका एक कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट का एक और चाइल्ड कंपोनेंट है, उस चाइल्ड का एक सिबलिंग है। अब ये पूरे स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए आपको सब में से प्रॉप्स को गुजारना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? अब फर्ज करें कहीं पे भी थोड़ा सा कोई ब्रेकआउट हुआ तो वो वहां पे एरर आ जाएगा। दूसरा, आपके पास अगर फर्ज करें कि जो आपने प्रॉप्स में डेटा पास किया है, अब अगर उस डेटा में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो जिस जिस कंपोनेंट के थ्रू आपने उसको पास कराया है वो सारे कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? रीलोड। इसका मतलब है कि एक सिंपल नोटिफिकेशंस का अगर मुझे वन देना है ऊपर, तो वो प्रॉप्स जहां जहां से पास हुआ होगा वो सारे के सारे कंपोनेंट्स रीलोड हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो ये एक हमारे पास प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन के लिए एक हमारे पास एक चीज़ होनी चाहिए, इफ जो हो बेसिकली सेंट्रल डेटाबेस। डेटाबेस समझते हैं ना आप सब, जहाँ पे डेटा पड़ा हुआ होता है। अब सेंट्रल डेटाबेस का क्या मतलब है कि एक ऐसा डेटाबेस हो जो मैं किसी कंपोनेंट में भी उसको इंपोर्ट कर सकूं और किसी कंपोनेंट से भी उसको डेटा पास कर सकूं। आप इंपोर्ट करना तो जानते हैं, हम किसी भी कंपोनेंट में कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने रिएक्ट राउटर किसी भी कंपोनेंट में हमने इंपोर्ट करा लिया, रिएक्ट राउटर को इस्तेमाल कर लिया। कैसा ज़बरदस्त हो कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम हो जो हम किसी भी कंपोनेंट में खड़े हैं, भले वो किसी का चाइल्ड है, किसी का ग्रैंड चाइल्ड है, किसी का सिबलिंग है, हमें कुछ नहीं पड़ी, हम उसमें उस डेटाबेस को इंपोर्ट कराएं और उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उसको इस्तेमाल करें, और अगर उसमें मुझे कोई चीज़ चेंज करनी है तो हम उसको वापस वो डेटा भी भेज दें। अब ज़रा इसको सोचें कि आपके पास दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट एक पूरा एक ट्री होता है ना, ट्री समझते हैं, ये पेरेंट, उसका चाइल्ड, उसका चाइल्ड, उसका चाइल्ड। अब एक आपके पास एक कंपोनेंट है जिसमें यहाँ पे डेटा है, और आपके पास दो कंपोनेंट है। अब वो कंपोनेंट एक किसी का चाइल्ड है, किसी का सिबलिंग है, फिर उसका चाइल्ड है, फिर सिबलिंग है, और दूसरी तरफ एक और कंपोनेंट है जो इधर कहीं फंसा हुआ है दूर। अब दोनों में मुझे डेटा पास करना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे डेटा का शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? app.js, यानी कि पहला कंपोनेंट, फिर दोनों तक पहुँचाना पड़ेगा। अब ज़बरदस्त चीज़ क्या है कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक सेंट्रल डेटाबेस इस्तेमाल कर सकता हूँ, इन दोनों कंपोनेंट्स को उससे कनेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं कह सकता हूँ कि भाई इस कंपोनेंट में अगर कोई चीज़ चेंज होती है तो वो डेटा किस में सेव कर लेगा? सेंट्रल डेटाबेस में। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये उस सेंट्रल डेटाबेस से डेटा रिसीव भी कर लेगा। तो आपने जो पूरा लूप था इस पूरे को ख़त्म कर दिया। आप बस कह रहे हैं कि भाई जिसको डेटा चाहिए वो डेटा इंपोर्ट कर लो, जिसको डेटा सेव कराना है वो भी अपना डेटा सेव करा लो। अब ये काम जो सेंट्रल डेटाबेस है ये बनेगा कैसे? अब ये चीज़ बनाने के दो तरीके थे। पहला तरीका जो सबसे पहले रिएक्ट में यूज़ होता था वो था रिडक्स के थ्रू। रिडक्स एक लाइब्रेरी है, अगर आप गूगल पे जाएंगे उसका नाम लिखेंगे रिडक्स तो आप लोगों को उसका लोगो पता होना चाहिए। तो इसका जो पहला मोटो है या जो पहला उसका लाइन है वो क्या कहता है? अ प्रेडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर JS एप्स।
और आपको पता है रिएक्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब है कि ये जो रिडक्स है ये सिर्फ रिएक्ट के लिए नहीं है बल्कि किसी भी किस्म की जावास्क्रिप्ट के लिए है। लेकिन ये क्या कहता है, स्टेट कंटेनर। आपको पता है कि जो चीज़ आप चाहते हैं कि रीलोड ना हो आप वो किस में रखते हैं, यूज स्टेट। तो ये रिडक्स क्या है, इन पूरी स्टेट का कंटेनर। यानी कंटेनर क्या होता है, एक आपका बॉक्स होता है, यानी कि एक सेंट्रल डेटाबेस है जिसमें क्या चीज़ें सेव होती हैं, स्टेट। तो ये पहले यूज़ होता था। उसके बाद वर्जन 16 जब रिएक्ट का आया तो उनको याद आया कि यार अगर लोग दूसरी लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो यही काम हम खुद क्यों ना उनको दे दें। तो उन्होंने जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई उसका नाम क्या था, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अगर आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई में जाएंगे तो इनकी जो रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी इसका पूरा यूज़ आपको बताया जाता है कि आपको कैसे कैसे करना है। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, रिएक्ट राउटर से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। रिएक्ट राउटर में कम से कम आपको ये तो समझ आता था कि नेस्टेड राउट्स हैं तो नेस्टेड होंगे। अगर यू ऊपर लिखा हुआ है यूआरएल पैरामीटर तो आपको समझ आ जाती थी कि यूआरएल पैरामीटर्स हैं, लिंक है तो लिंक है। लेकिन ये ऊपर से नीचे तक एक ही कॉन्टेक्स्ट एपीआई का तरीक़ेकार बता रहा है, सही है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इसका एक हल क्या हो सकता है कि मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, एक पूरा मेथडोलॉजी है, एक तरीका है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप पूरा कॉन्टेक्स्ट एपीआई जल्दी से अप कर सकते हैं। ये फ़ाइल हम आपको आज ही शेयर कर देंगे, लेकिन इसको पहले हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये तो आपको बात समझ आ गई कि पहले रिडक्स थी, अब क्या है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है ये नेटिव रिएक्ट है, मतलब आपको इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यही फ़र्क है रिडक्स और कॉन्टेक्स्ट एपीआई में। और भी बहुत सारे फ़र्क हैं लेकिन मेजर एक फ़र्क ये है कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है, नेटिव, और रिडक्स क्या है, लाइब्रेरी। अब क्योंकि वो एक अलग लाइब्रेरी है तो जैसे आपने एक्सियोस इंस्टॉल किया था, जैसे आपने रिएक्ट राउटर को इंस्टॉल किया था, तो आपको रिडक्स भी क्या करनी पड़ती है, इंस्टॉल करना पड़ता है और उसका पूरा कोड सेटअप करना पड़ता है। उसका अच्छा खासा बड़ा कोड होता है क्योंकि एक रिडक्स एक बिल्कुल अलग लाइब्रेरी है, उसको कनेक्ट करने के लिए आपको सारा काम करना पड़ता है। लेकिन ये जो रिडक्स है, तो सॉरी ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, ये रिएक्ट के अंदर ही बनाई गई है। अब क्योंकि ये उसका पार्ट है तो आपको इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको यूज़ करना है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये देखें मैंने क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट रिएक्ट। ये बिल्कुल जैसे हमने यूज स्टेट को इंपोर्ट किया हुआ है उसके साथ ही मैंने क्या इंपोर्ट किया हुआ है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का एक फंक्शन, और उसी के साथ मैं और क्या इंपोर्ट करा रहा हूँ, यूज इफेक्ट। और ये सब किस पैकेज में से आ रहा है, रिएक्ट। मतलब जो ये कॉन्टेक्स्ट है एपीआई है ये बेसिकली किसका नेटिव है फंक्शन, रिएक्ट का। क्यों, क्योंकि हमारे ये किसके अंदर हमें मिल रहा है, ये रिएक्ट के पैकेज के अंदर मिल रहा है। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया हुआ है, एक्सियोस। इस वक्त हम लोग एक्सियोस को इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन आपको बाद में आगे चल के हम इसको यूज़ करना सिखा देंगे। अब हम इसको ज़रा सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि पहले आपने देखा था कि जब कंपोनेंट्स हमने बनाने होते थे तो मैंने सारसी में क्या बनाया था, कंपोनेंट्स का फोल्डर। इसी तरीके से जब मुझे कॉन्टेक्स्ट बनाना होता है तो मैं कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, उसका नाम क्या रख लेता हूँ, कॉन्टेक्स्ट, सही है। अब कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपके जो डेटाबेसेस हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे कि आपने एक डेटाबेस बनाया ऑथेंटिकेशन का, ऑथेंटिकेशन समझते हैं, लॉगिन साइन अप, सही है। आपने बोला कि मैं एक सेंट्रल डेटाबेस बनाऊंगा जिसका प्राइमरीली काम क्या होगा, ऑथेंटिकेशन। यानी कि जब कोई यूज़र लॉगिन होना होगा तो वो उसके जो वेरिएबल्स हैं वो अपने पास सेव रखेगा ताकि सारे यूज़र देख सकें। आपको पता है जब एक यूज़र साइन इन होता है तो डेटाबेस उसको जो सर्वर है वो उस यूज़र का नाम, ईमेल, फ़ोटो सब भेजता है। ये बात पता है, ऐसा ही होता है, सही है, यही होता है। तो हम क्या करते हैं कि वो जो अब हमारे पास नाम आया, ईमेल आया, फ़ोटो आया, उसको हम किस में सेव करा देते हैं, ऑथेंटिकेशन के डेटाबेस में। उसके बाद फ़र्ज़ करेंगे आपने शॉपिंग कार्ट का एक फंक्शन बनाया हुआ है, यानी कि कार्ट फंक्शन बनाया हुआ है। तो आप चाहते हैं कि इसका बिल्कुल डेटाबेस अलग हो ताकि ये दूसरी चीज़ों से मसले ना करे। फ़िलहाल आपको इतनी कोई छोटे चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम फ़िलहाल क्या बनाएंगे, एक ही कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे और इसका फ़र्ज़ करो मैं नाम रख देता हूँ क्या, ऑथ कॉन्टेक्स्ट .js।
चलो JSX कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप इधर देखेंगे इस फाइल का भी मैंने क्या नाम रखा हुआ है, auth context.js। ठीक है, अब इसको, ये फाइल तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इस फाइल में क्या है ये समझने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस पूरी चीज़ को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी का फंक्शन क्यों बंद है भाई? तो हमारे पास पूरी की पूरी JS की फाइल डाउनलोड हो गई है। अगर हम इस पूरी JS की फाइल को ओपन करते हैं, तो ये हमारे पास वो सारा कोड आ चुका है, लेकिन ये मेरा ही फाइल नहीं है, ये डाउनलोड्स में पड़ी हुई फाइल है। तो फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी, और मैंने जो अभी नहीं auth context.js बनाई है, इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, पेस्ट। अब हम इसको ज़रा एक्सपेंड करते हैं और थोड़ा समझते हैं कि ये क्या हो रहा है। सही है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट थोड़ा फैला हुआ टॉपिक है, तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले तो मैं इसको ना थोड़ा क्लीन करता हूँ, क्योंकि अभी तो आपका दिमाग घूम गया होगा कि ये क्या है। ये जो सारा सब कुछ जितने ये देख रहे हैं सारे यूज स्टेट्स हैं, और ये एक्चुअल आपकी IC की ऐप है, बेसिकली मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैंने सारे मिटा दिए। मैं क्या करता हूँ कि ये जो 2 लाइन है इनको भी मिटा देता हूँ, मैं इस यूज इफेक्ट को भी मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और यूज स्टेट। आपको पता है रिएक्ट तो होता ही होता है। इसके बाद ये जो यूज इफेक्ट्स हैं इन सबको भी उड़ाते हैं, क्योंकि आपकी नन्ही सी जान अभी इसको समझ में नहीं पाएगी। सही है जी। तो आपके पास एक कंपोनेंट है, ये बात अभी तक किसी को समझ आई है? ये बिल्कुल ही कंपोनेंट का मेथडोलॉजी है। क्यों? क्योंकि इसका पहला लेटर क्या है, कैपिटल है, और ये एक फंक्शन है। सही है, वो RFCE से बनाते थे, ये पहले से बना हुआ है। और इस कंपोनेंट का नाम क्या है, auth context provider। यानी कि ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जिसके पास सारा डेटा होगा। इसके अलावा आपने ये रिटर्न तो कंपोनेंट में देखा हुआ है, इसके अलावा ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी आपने देखा हुआ है, पहले हर कंपोनेंट में होता है, सब कोई एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट कर रहा होता है। कुछ नई चीज़ें हैं जो आपको अभी नहीं, जो पहली बार दिख रही होंगी, वो है ये वैल्यू का एट्रीब्यूट, और एक हम लोग कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे हैं इस रिटर्न में। ये तो आपको पता है ना कि कंपोनेंट के अंदर हम रिटर्न में कंपोनेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं कि मैं ऐप के कंपोनेंट में कौन सा कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ, नेविगेशन। बिल्कुल इसी तरीके से मैं auth context प्रोवाइडर के कंपोनेंट में कौन सा कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ, auth context। लेकिन इस कंपोनेंट का पूरा नाम है auth context डॉट प्रोवाइडर। ये एक पूरा कंपोनेंट है। अब इस कंपोनेंट में ये कुछ एक वैल्यू है, इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ है। कोई किसी को समझ आ रही है क्या चीज़ है? ये एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसकी की वैल्यू क्यों नहीं है, सिर्फ एक ही लफ्ज़ क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जिन बच्चों को थोड़ा ऑब्जेक्ट का याद होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा हो तो उसका मतलब होता है कि की भी यही है और वैल्यू भी यही है। अब आप इसको यूं लिखें या सिर्फ एक लफ्ज़ लिखें, बात एक ही है। बताते हैं। अभी हम ये सारी डिलीट कर रहे हैं हम लोग, सही है, इसको साफ कर रहे हैं। तो मैंने एक ही वेरिएबल छोड़ा है, उसका नाम क्या है, auth। और ये auth वेरिएबल कहाँ से आ रहा है? एक सिंपल से यूज स्टेट में मैंने एक auth का वेरिएबल बनाया है। इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। इसको ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, मैं क्या बना देता हूँ, स्ट्रिंग बना देता हूँ। अब ये auth प्रोवाइडर आपके पास आ रहा है। इसको भी हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि ये ईजी लगे, थोड़ा आपको समझ में आए हो क्या रहा है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये आपके पास कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट का नाम क्या है, auth context provider। ये क्या चीज़ हुई हुई है, किसी को समझ आ रही है क्या? ये
एरो फंक्शन है, लेकिन ये ब्रैकेट लगा के इसने चिल्ड्रन क्यों लिखा हुआ है? ये इसने प्रॉप्स रिसीव किया है। अब इसके दो मकसद हैं, या तो आप ये भी कर सकते थे कि मैं ये चीज़ ऐसे नहीं लिखता, मैं यहाँ पे बल्कि क्या लिखता, प्रॉप्स, और यहाँ पे मैं लिखता लेट चिल्ड्रन इट इज़ इक्वल्स टू प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। ये बात आपको समझ आ रही है? इसी चीज़ का शॉर्टकट क्या होता है कि आप ये फंक्शन है, फंक्शन जो कि बेसिकली कंपोनेंट है इस वक्त, ये फंक्शन का क्या है, पैरामीटर है। इस फंक्शन का क्या है, पैरामीटर। मतलब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे कोई चीज़ पास होगी, जो कि नॉर्मली कंपोनेंट में जो क्या चीज़ पास होती है, प्रॉप्स। तो उस प्रॉप्स हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी आपके पास मिलेगी, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, चिल्ड्रन। तो यहां पे ये लिखने का मतलब है कि प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट में आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी, उसका नाम क्या है, चिल्ड्रन। तुम एक नया वेरिएबल बनाओ, एक नया वेरिएबल बनाओ इस कंपोनेंट के अंदर जिसका नाम क्या है, चिल्ड्रन, जो किसके बराबर है, जो प्रॉप्स के पास चिल्ड्रन आ रहा है, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले काम किया था। अगर आप इसको ऐसे देखें या आप इसको ऐसे देखें, बात एक ही है कि हम क्या कर रहे हैं कि प्रॉप्स रिसीव कर रहे हैं, उस प्रॉप्स में प्रॉपर्टी है चिल्ड्रन, उसका एक हम नया वेरिएबल बना रहे हैं और उस वेरिएबल का नाम क्या है, चिल्ड्रन। तो इतना ज़्यादा चिल्ड्रन चिल्ड्रन करने से बेटर है कि हम इसको वन लाइनर बना देते हैं और क्या लिख देते हैं, चिल्ड्रन। अब ये कंपोनेंट है, ये रिटर्न है। आपको ये पता है कि कंपोनेंट के नाम के नीचे और रिटर्न के ऊपर क्या होता है, जावास्क्रिप्ट। तो इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट में भी आपको कोई भी फंक्शन लिखने हो, कोई भी वेरिएबल बनाने हो, कोई भी आपको एक्सियोस इस्तेमाल करना हो, जो भी काम आप नॉर्मल कंपोनेंट में कर सकते थे जावास्क्रिप्ट वाले हिस्से में, वो आप काम यहाँ पे कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कंपोनेंट्स को क्या पास करोगे, क्योंकि याद है ये एक सेंट्रल डेटाबेस है। सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें क्या है कि आप क्या चीज़ पास करोगे। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया। अब ये ज़रूरी नहीं कि मैंने ये वेरिएबल बना लिया तो मैं इसको पास करूँगा, हो सकता है मैं ना करूँ, हो सकता है मैं यहाँ पे कोई फंक्शन बनाऊँ उसमें पास कर दूँ। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप चीज़ आगे क्या भेजोगे, वो अब कैसे पता लगता है, उसके लिए आप एक स्पेशल आपका अपना एक कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम क्या है, ऑथ कॉन्टेक्स्ट। अब ये कंपोनेंट कहाँ से आया ये थोड़ी देर में देखते हैं। ये कंपोनेंट आप इस्तेमाल करते हैं ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। अब इस प्रोवाइडर में आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एक एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहे हैं। उस एट्रीब्यूट का प्रॉपर्टी का नाम क्या है, वैल्यू। ये हार्ड कोडिंग है। वैसे तो आपको पता है आप कोई भी प्रॉपर्टी किसी को भी पास कर सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट को। याद है हम डेटा पास करते थे, हम स्टूडेंट पास करते थे और हम प्रॉप्स में ले लेते थे यहाँ पे, लेकिन ये वैल्यू का लिखना लाजमी है। इस वैल्यू के अंदर ये पहला ब्रैकेट क्या दिखा रहा है, जावास्क्रिप्ट, क्योंकि याद आया कि ये तो HTML शुरू हो गया ना, क्योंकि ये टैग है। तो जावास्क्रिप्ट शुरू हुई, उसके बाद ये पर्पल वाला, सॉरी येलो वाला क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या पास किया है, ऑथ, जो कि मैंने कहाँ से रिसीव किया है, यहाँ से, यूज स्टेट से। अब ये चीज़ आपको पता है कि ये यही है, इसको बस यहाँ पे शॉर्ट करके हमने लिखा हुआ है, इतनी चीज़ पता है। इसके बाद आपने राउट्स में भी एक चीज़ पढ़ी थी कि आपने पहले इस्तेमाल किया था एक कंपोनेंट राउट्स। राउट्स के अंदर आपने क्या यूज़ किया था, राउट। अब ये चीज़ ऐसे करना लाजमी होती थी क्योंकि मैं कहता था कि भाई राउट्स पेरेंट है और राउट उसका क्या है, चाइल्ड। इसी तरीके से ये सारा सिस्टम शो होता है। इसी तरीके से जो आपने प्रॉप्स में चिल्ड्रन शो किए वो आपने किसको पास कर दिया, ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर को। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो भी चीज़ मुझे यहाँ पास होगी मैं वो कहाँ पास कर दूंगा, ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को। बात समझ आ रही है? एक प्रॉप्स वगैरह काम हो रहा है, बस इसको नाम दिया हुआ है कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। है ये खुद एक कंपोनेंट, लेकिन थोड़ा स्पेशल कंपोनेंट है क्योंकि इसमें कुछ स्पेशलाइजेशन है। अब आप यहाँ पे कोई आई थिंक किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि डॉट प्रोवाइडर कहाँ से आ रहा है, किसने पूछा था, सही है। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपोनेंट है जो बेसिकली कंपोनेंट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आपके पास एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम क्या है,
प्रोवाइडर, वो बेसिकली जो प्रोवाइडर है वो खुद एक फंक्शन है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो सकता है, फंक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको गौर करेंगे, ये ऑथ कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट मैंने इस्तेमाल किया है ये कहाँ से आ रहा है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन कहाँ से आया, रिएक्ट में से। इसका मतलब है क्या हुआ, अब मज़े की बात है कि ये वाला जो फंक्शन है ये मैंने इसके अंदर नहीं चलाया, ये मैंने इसके बाहर चलाया। थोड़ा चेंज तो करो, कुछ तो चेंज करो। तो ये इसका इस कंपोनेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये किस तरह का एक्सपोर्ट है, ये नेम्ड एक्सपोर्ट है। क्यों मैंने इसको नेम्ड एक्सपोर्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट ऑलरेडी हो चुका था। यानी कि एक इस फंक्शन का जो आउटपुट है, एक तो मैं उसको नेम्ड एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, और जो मैंने ये अभी कंपोनेंट बनाया है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे यूज़ करना था। बेसिकली उसको मैंने वहाँ पे ऊपर डिक्लेयर करवाया है, सही है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट अगर आपका लगा हुआ है, बेसिकली डिक्लेरेशन हो रही है। क्योंकि ये जेएस की फाइल है तो मैं इसको कहीं भी डिक्लेयर करा सकता था, लेकिन क्योंकि अगर आपने यहाँ पे डिक्लेयर कराया तो मुझे क्योंकि यहाँ पे इसको यूज़ करना था। अब हुआ क्या है, इसको ज़रा गौर से देखें। कॉन्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ये क्या हुआ, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एक फंक्शन है जो यहाँ पर चला। इस फंक्शन ने एक ऑब्जेक्ट आपको आउटपुट दिया जो किस में सेव हो गया, ऑथ कॉन्टेक्स्ट में। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम क्या है, प्रोवाइडर। प्रोवाइडर एक टाइप ऑफ फंक्शन है, लेकिन आपको पता है कि रिएक्ट के अंदर जिस फंक्शन का पहला लेटर क्या हो, कैपिटल, तो वो नॉर्मली क्या होता है, कंपोनेंट होता है। तो बेसिकली इसके जो आउटपुट है वो एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन है, उसका नाम क्या है, प्रोवाइडर, जो कि बेसिकली एक कंपोनेंट है, उसको हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बात समझ आ रही है। और उस कंपोनेंट जो आप इधर कंपोनेंट चला रहे हो डॉट प्रोवाइडर, इसको आप एक प्रॉप्स पास कर रहे हो, उसका नाम क्या है, वैल्यू, जिसमें आप हर वो चीज़ पास करोगे जो आप चाहते हो कि आप जिस कंपोनेंट को आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई देना चाहो वो उसको वो चीज़ मिले। वो कहाँ पास होगी, इसकी वैल्यू में। जैसे अभी मैंने क्या पास किया हुआ है, इसका मतलब है कि अब मैं जिस कंपोनेंट में इस कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करूंगा, यानी कि इस कॉन्टेक्स्ट एपीआई को इस्तेमाल करूंगा, तो मुझे क्या मिल सकता है, ऑथ। लेकिन मैं कहता हूं कि सिर्फ ऑथ क्यों, मुझे और क्या चाहिए, सेट ऑथ। मुझे ऑथ भी चाहिए, और क्यों, क्योंकि सेट ऑथ भी क्या है, एक, लेकिन ये एक वेरिएबल है ना, इसके अंदर फंक्शन हो, ऑब्जेक्ट हो, एरे हो, मुझे तो थोड़ी फर्क पड़ता है। मैंने दो वेरिएबल्स इसको पास कर दिए, किसको, प्रोवाइडर को। प्रोवाइडर एक स्पेशल टाइप ऑफ आपका कंपोनेंट है जो कहाँ से आपको रिसीव हुआ, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के फंक्शन से। और ये वाला जो आपके पास कंपोनेंट है ये आपने खुद बनाया, ये कंपोनेंट आपको मिला, ये कंपोनेंट आपने बनाया। बात समझ आ रही है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, शुरू में मसला होगा, लेकिन इसको आप जो स्ट्रक्चर है इसको आप याद रखें। अब आप बोल रहे होंगे चलें इतना तो हो गया, हमने एक कंपोनेंट बनाया, इसको बंद करते हैं। हमने एक कंपोनेंट बनाया जिसको मुझे जो भी डेटा पास कराना था वो मैंने पास करा दिया। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें दिमाग में समझ आ रही हैं। कौन सी चीज़, हाँ, लेकिन ये दो आप पूछ रहे हैं, दो क्यों पास किए मैंने, उसका आपको अभी भी नहीं पता लगेगा। कौन सा, एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई मैंने कहा था एक टाइप ऑफ सर्वर होता है जिसका कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, जेसन के थ्रू, जेसन के थ्रू। यहाँ पे आप क्या पास कर रहे हो, ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ऐसा कोई भी फंक्शन या ऐसा कोई भी सर्वर जिसको आप कोई रिक्वेस्ट करो और वो आपको कोई चीज़ एक ऑब्जेक्ट पास करे या एक जेसन पास करे, तो उसको बेसिकली आप क्या कह सकते हो, एपीआई। एपीआई सिर्फ सर्वर वाली एपीआईज नहीं होती। इवन अगर आपके पास एक लाइब्रेरी है, आपको पता है जो लाइब्रेरी होती है उसमें जो आपको फंक्शंस आप इंपोर्ट कराते हो उनको भी हम उसकी क्या कहते हैं, लाइब्रेरी एपीआईज कहते हैं। कि मतलब जो फंक्शंस आपको एपीआई लाइब्रेरी ने बना के दिए हैं कि आप इनको इस्तेमाल करो और हमारी लाइब्रेरी को यूज़ करो, तो वो बेसिकली वो फंक्शंस भी क्या कहलाते हैं, आपकी एपीआईज कहलाते हैं। क्योंकि वो बेसिकली इंटरफेस है। इंटरफेस का क्या मतलब होता है कि कोई ऐसा तरीका जिससे आप किसी से कम्युनिकेट कर सको, बात कर सको।
तो ये बेसिकली इस वजह से इसको कॉन्टेक्स्ट एपीआई फुल फॉर्म नाम देते हैं। नॉर्मली हम इसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया है कि हमने एक कॉन्टेक्स्ट का एक कंपोनेंट बनाया और उसको हमने एक यूज स्टेट बना के पास कर दिया। हेडलाइन ये है, इतना समझ आया है? बाकी ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्यों बना, अगर आप ये भूल भी गए हैं तो ये फाइल आपके पास पड़ी हुई होगी। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कंपोनेंट आपने बनाया है और आपने उसको क्या पास किया है, एक वेरिएबल पास किया है जो आप ही ने बनाया है। कहां पे? इधर। इसका मतलब है कि आप यहां पे दूसरा कोई वेरिएबल भी बना सकते थे और इसको यहां पे पास कर सकते थे। फिलहाल इसको सिंप्लीफाई रखने के लिए हम इधर तक छोड़ते हैं। उसके बाद कौन सा वाला? ये वाला, ये यहां से आ रहा है। ये वाला, ये तो मैंने बनाया है अभी अभी। क्या चीज? नहीं 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 नहीं, देखो देखो, एक तो ये तरीका होता है। ये क्या चीज़ है? एरो फंक्शन है। लेकिन इस एरो फंक्शन को आपको किसी वेरिएबल में सेव कराना है तो क्या करोगे? कॉन्स्ट माई फंक इक्वल्स टू, तो ये क्या हो गया? माई फंक एक वेरिएबल बना जिसके अंदर क्या सेव हुआ है? एरो फंक्शन। ये काम बेसिकली यहाँ पे हुआ है। आप इसको गौर से देखें, ये एक एरो फंक्शन है। नहीं, इसको ऐसे ही रखें तो मैं सही बता रहा हूँ, सही चीज़ है। सही, आप जितने नाम बदलोगे उतने ज़्यादा फंसते चले जाओगे। सही है, तो ये एक एरो फंक्शन है और ये बेसिकली इसके इक्वल हुआ है, यानी कि ये एरो फंक्शन इसमें सेव हुआ है। ये बात समझ आ रही है? ये पूरा इसके बराबर है। इसमें सिर्फ नीचे वो थोड़ा मवाद ज़्यादा है, इसमें मवाद खाली है, तो बस ये फ़र्क है थोड़ा। ठीक है, अब हम चलते हैं दोबारा अपने प्रोजेक्ट में। हमने ये फाइल कॉपी कर ली, हमने कॉन्टेक्स्ट का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर ये फाइल सेव कर ली। इसके बाद जब हमने रिएक्ट राउटर पर काम कर रहे थे तो हमने पहली फाइल कौन सी बदली थी? index.js। उसके अंदर हमने क्या लगाया था? ब्राउजर राउटर। जब मैंने ब्राउजर राउटर लगाया था, रैप किया था किसके अराउंड? ऐप। तो मैंने आपको बोला था आप ऐप के अंदर कहीं भी आप क्या यूज़ कर सकते हो? राउट्स यूज़ कर सकते हो। ये सेम काम हम किस में करेंगे? कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अब ये index.js है। index.js में आप ये देख रहे हो क्या इंपोर्ट हुआ है? ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। ये डॉट प्रोवाइडर नहीं है, ये कौन सा है? ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। ये कौन सा वाला कंपोनेंट है जो हमने बनाया है? सही है, ये जिसकी चीज़ का फर्क रखिएगा। क्यों? इसकी दो निशानी है। एक, ये किस तरह का इंपोर्ट हुआ है? अब क्या हो गया? डिफ़ॉल्ट है। और यहाँ पर अगर आपने गौर किया हो तो डिफ़ॉल्ट पे क्या क्या हुआ है? ये पूरा कंपोनेंट बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ है। तो क्योंकि हम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो इससे ये बात कंसिडरेबल है, यानी कि समझाने वाली है कि ये जो कंपोनेंट हमने बनाया है ये हम वो इंपोर्ट कर रहे हैं। और मज़े की बात अभी आपने थोड़ी देर में देखी कि ये क्या रिसीव करता है? प्रॉप्स रिसीव करता है। ब्राउज़र राउटर आप सबने किया है, सही है। उसके नीचे क्या इसने यूज़ किया है? ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। तो हम एक काम करते हैं, अब हम इन सबको क्लोज डाउन करते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सफाई हो, क्योंकि मुझे पता है अभी से ही आपके थोड़े होश खफा होना शुरू हो चुके हैं। तो हम index.js में आएंगे। आपकी index.js अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ़ सुथरी है, सही है। तो इसमें आने के बाद अब हम सबसे पहले क्या इंपोर्ट करेंगे? ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। और ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर आप समझ रहे हैं कि किस में से आया है? कॉन्टेक्स्ट, ऑथ कॉन्टेक्स्ट फाइल से। उनकी बात बिल्कुल सही है कि कॉन्टेक्स्ट 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 सारी जगह पे आ जाता है, लेकिन एक दफ़ा सेटअप हो गया तो ये वन टाइम मेहनत है। उसके बाद बस आपको यूज़ करना है, सही है, वन टाइमर मेहनत है। तो आपने इस कंपोनेंट को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। जब आप कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं तो आपको पता है कि आप इस कंपोनेंट को यूज़ भी कर सकते हैं, और यूज़ करने का तरीका बहुत आसान है कि आप उसका क्या बना लें? टैग बना लें। अब आपको ये भी पता है कि अगर किसी कंपोनेंट के मिडिल सेक्शन पे कोई चीज़ रख दें तो मिडिल पे जो भी चीज़ आपने दी है उसका इफ़ेक्ट
उस कंपोनेंट का उस पर आ जाता है। ये बात आप समझ रहे हैं? पहले ब्राउजर राउटर ऐप को रैप कर रहा था, अब ब्राउजर राउटर किस किस को रैप कर रहा है? ऑथ, कॉन्टेक्स्ट और ऐप को। यानी कि ऐप पहले किसके अंदर रैप्ड है और फिर किस में रैप्ड है? ब्राउजर राउटर। इसका मतलब क्या है कि ऐप के अंदर जितने कंपोनेंट हैं वो किसको यूज कर सकते हैं? ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को। ये बात समझ आ रही है? तो हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया, हमने कॉन्टेक्स्ट को इंडेक्स जेएस में इंजेक्ट किया। इसका मतलब है कि पहले कॉन्टेक्स्ट की सिर्फ फाइल थी, रिएक्ट को पता नहीं था कि आपने कोई कॉन्टेक्स्ट बनाया है। जब आपने ये काम किया तो आपने रिएक्ट को बता दिया कि आपने एक कॉन्टेक्स्ट बनाया है। आपने अभी तक कॉन्टेक्स्ट बनाया और उसका डेटा फॉरवर्ड करवाया है। देखा ना ऑथ का जो वेरिएबल था, वो इसको हम कहते हैं प्रोवाइडर। अभी तक जो आपने पार्ट जो आपने काम किया है वो सारा क्या किया है? प्रोवाइडर, यानी कि जो डेटा प्रोवाइड करेगा। लेकिन डेटाबेस में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो होता है कि आपको डेटा देना, दूसरा होता है डेटा सेव करना। अब सेकंड वाला काम हमें करना है, यानी कि कंज्यूम वाला। तो हमने प्रोवाइडर बना लिया, अब क्या बनाना है? कंज्यूमर, कि जो इसके डेटा को यूज़ करेगा। अब इसका डेटा यूज़ कैसे करना है? अब इसके डेटा को यूज़ करने का सबसे आसान तरीका है कि हम एक सबसे पहले क्या बनाते हैं? इस पर क्या लिखा हुआ है? हुक्स। हुक्स अभी तक आपने जितने पढ़े हैं वो हुक्स पढ़े हैं, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, सही है, ये सारे। यूज रेफ पढ़ा है आपने, उसके बाद यूज नेविगेट पढ़ा है, यूज पैरम्स पढ़ा है, तो ये सारे आपने हुक्स पढ़े हैं। तो रिएक्ट जो है ये तो सारे वो हुक्स हैं जो आपको रिएक्ट बना के देता है। लेकिन कुछ हुक्स ऐसे होते हैं जो आप खुद भी बना सकते हो, क्योंकि हुक बेसिकली क्या होता है कि ऐसा फंक्शन होता है जो आपकी सहूलत के लिए होता है। तो हम क्या करेंगे, जिस तरीके से आपने कॉन्टेक्स्ट का फोल्डर बनाया था इसी तरीके से आप एक और फोल्डर बनाएंगे और उसका नाम क्या देंगे? हुक्स। अब आप समझ रहे हैं कि आपकी पहले जो रिएक्ट की डायरेक्टरी एसआरसी होती थी वो बड़ी सिंपल होती थी, उसके अंदर कंपोनेंट्स का एक फोल्डर होता था, सारा मवाद उसके अंदर होता था। अब आपके पास एसआरसी के अंदर 3 फोल्डर्स बन चुके हैं, कंपोनेंट, कॉन्टेक्स्ट और हुक्स। अब हुक्स का फोल्डर बनाने का क्या मतलब है कि एक से ज़्यादा हुक्स बन सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप एक से ज़्यादा हुक्स बना सकते हैं। अभी जो आप ये काम कर रहे हैं, मैं अगर चाहता तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट को app.js के बराबर में भी बना सकता था, मुझे कोई रोक नहीं रहा था। लेकिन आप जो अभी ये स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ये एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर है जो हम इसको फॉलो करते हैं, सही है? तो ताकि आपका जो काम है वो क्लीन से क्लीन रहे। अब हुक्स के अंदर जाहिर सी बात है हम कुछ ना कुछ रखेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया था। जब हम हुक्स में जाएंगे तो आपको एक फाइल दिखती है, अब इसका नाम भी क्या है? क्यों यूज ऑथ इसका नाम मैंने क्यों रखा? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कॉन्टेक्स्ट किस चीज़ के लिए बनाया था, ऑथेंटिकेशन के लिए मैंने वो ऑथ बनाया था। तो जब यूज auth.js है तो आप देख रहे हैं कि इसका नाम आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके पहले क्या आ रहा है? यूज, और इसका फर्स्ट लेटर क्या है? स्मॉल है, मतलब ये कंपोनेंट नहीं है, ये एक सिंपल फंक्शन है। और इसका यूज आगे लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ये रिएक्ट हुक है। ये नाम वैसे आप खुद ही देते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। रिएक्ट हो गया हमारा कस्टम, एक हमारा रिएक्ट हो गया। अब यहाँ पर हमें इस हुक को बनाने के लिए एक छोटा सा कोड चाहिए। कॉन्टेक्स्ट से बहुत ज़्यादा इजी है, कॉन्टेक्स्ट ने तो आपको हिला के रख दिया था। अब ये बहुत सिंपल है, आप अगेन एक हुक इस्तेमाल कर रहे हो जो किस में से आ रहा है? रिएक्ट में से। और आप यहाँ से क्या इंपोर्ट कर रहे हो? कॉन्टेक्स्ट एपीआई में से। अब ये किस तरह का इंपोर्ट है? नेम्ड, मतलब बेसिकली आप क्या चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो? अगर हम कॉन्टेक्स्ट में जाएं, ये वाली जो आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट की थी। बात समझ आ रही है? तो हम पहले अपने फोल्डर में जाते हैं, हम हुक्स के फोल्डर में जाते हैं, हुक्स के फोल्डर में न्यू फाइल बनाते हैं और हम लिखते हैं यूज auth.js या JSX, आप जो भी लिखें। उसके ऊपर मैं ये सारा कोड कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने रिएक्ट में से कौन सा हुक इंपोर्ट किया? यूज कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मैं ये बना तो एक हुक ही रहा हूँ, एक कस्टम हुक रहा हूँ, लेकिन मुझे उसमें किस चीज़ की ज़रूरत चाहिए? जो किसकी ज़रूरत है? यूज कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद मैं ऑथ कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर रहा हूँ, जो कि बेसिकली ये वो फंक्शन है जो मैंने अपने कॉन्टेक्स्ट वाले फाइल में
बनाया था, ये दिख रहा है, ये बेसिकली इसको रेफर कर रहा है, ये वाला, ये यहाँ पे क्या हुआ है एक्सपोर्ट, तो बेसिकली मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक मैंने रिएक्ट लाइब्रेरी में से एक हुक को इंपोर्ट किया, दूसरा मैंने एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है याद है क्योंकि डॉट प्रोवाइडर था नीचे, एक ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट किया किस में से, ऑथ कॉन्टेक्स्ट में से। अब ये सिंपल क्या है, एक सिंपल सा फंक्शन है जिसका नाम क्या है, यूज ऑथ है, और नीचे ये क्या हुआ है, लेकिन किस तरह का एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। इसका मतलब है कि अगर मैं इस फाइल को कहीं भी इंपोर्ट करता हूं तो बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट करने पे मुझे क्या मिलेगा, ये वाला फंक्शन मिलेगा। और आपको पता है कि मैंने बार बार ये बात कही है कि एक रिएक्ट हुक सिंपल क्या होता है, एक फंक्शन ही होता है। तो आपने एक सिंपल फंक्शन बनाया जो बेसिकली एक रिएक्ट की जो कस्टम हुक्स है उसके सिंटैक्स को फॉलो करता है, तो आपने बेसिकली सिंपल सा एक रिएक्ट हुक बना लिया। इसी तरीके से आप अपनी हेल्पिंग के लिए आप इस तरह के हुक्स बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि लोग बनाते हैं, वो है एक्सियोस का गेट, सही है, यूज गेट के नाम से वो लोग एक हुक बना लेते हैं। अब यूज गेट क्या करता है, वो एक्सियोस का सारा जो आपका गेट रिक्वेस्ट है वो उसमें फॉलो करता है। क्या हो गया है, शादीशुदा है क्या? अच्छा यार पता नहीं यार, सही है भाई, खैरियत है, सही है। तो हम बात कर रहे थे रिएक्ट हुक की। तो जैसा मैंने कहा कि जो आपका एक्सियोस का गेट रिक्वेस्ट होती है उसका भी हम लोग एक सिंपल, कुछ लोग होते हैं वो सिंपल सा एक हुक बना लेते हैं कि एक्सियोस का जो सारा कोड है गेट का वो इसी में बना लेते हैं, और एज अ प्रॉप वो लोग यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं यूआरएल, और उसको रिटर्न में वो लोग क्या भेज देते हैं, वो जो रिटर्न वाला ऑब्जेक्ट, सिंप्लीफाई करने के लिए। इसके अलावा पोस्ट रिक्वेस्ट जैसे हम करते थे, ये हत्ता कि जो भी आपको काम है आपको पता है कि आपको ये बार बार करना है, वो लोग उसका लोग क्या बना सकते हैं, हुक। अब आप उसका ना बनाए तो भी आपका मर्जी है, लेकिन सही रिएक्ट, क्योंकि तभी तो उसको बोलते हैं कस्टम। अगर आप बनाना चाहें तो बिल्कुल बनाएं, वरना आप ये सारा कोड हर फाइल में करते रहेंगे। बिल्कुल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप कोई भी वेरिएबल भी कर सकते हैं। तो हमारे पास इंपोर्ट हो गया, यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया, एक सिंपल सा फंक्शन बन गया जिसके अंदर हमने बेसिकली किसको इस्तेमाल किया, यूज कॉन्टेक्स्ट, जो कि एक रिएक्ट हुक है जो किस में से इंपोर्ट हुआ था। इस हुक को मैंने क्या पास किया है, ऑथ कॉन्टेक्स्ट। ये कौन सा ऑथ कॉन्टेक्स्ट है, ये वो फंक्शन है जो मैंने किस में कॉल करवाया था, ऑथ कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल में, और इसका जो भी आउटपुट आ रहा है वो मैंने क्या करा दिया है, रिटर्न करा दिया है। ये बात समझ आ रही है? तो आपका यहाँ पे रिएक्ट हुक बन चुका है। अब हमने सबसे पहले क्या बनाया, कॉन्टेक्स्ट एपीआई यानी context.js की फाइल। उसके बाद हमने क्या बनाया, यूज auth.js की फाइल। उसके बाद हम index.js में गए, और index.js में अपना जो ऐप था उसको रैप कर लिया किससे, ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर से। अब आपने बेसिकली प्रोवाइडर बना लिया है, अब आपने एक कंज्यूमर भी बना लिया है। कंज्यूमर ये वो फंक्शन है जो इस्तेमाल होगा ऑथ कॉन्टेक्स्ट एपीआई का डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब आपको लाजमी सी बात है इसको इस्तेमाल करना है किसी ना किसी कंपोनेंट में, तो अब हम जरा वो भी देख लेते हैं कि किस तरीके से कंपोनेंट में यूज होता है। वो हाँ, वो कंपोनेंट कंज्यूमर कहलाता है, यहाँ पे इसको कंज्यूमर फंक्शन भी कह सकते हैं वैसे, क्योंकि ये रिएक्ट हुक है। अब हम इसके कंपोनेंट्स में जाएंगे तो मुझे पता है कि इन्होंने तो बहुत सारा कचरा किया हुआ है, लेकिन सबसे सिंपल अगर कोई इसमें होगा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे क्या इंपोर्ट किया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट डेटा। ये तो नाम दिया ना उसने, आपको पता है कि डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट जो होती है आप उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, इन्होंने इसका नाम क्या दिया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट डेटा। ये आपकी मर्ज़ी है वैसे, यहाँ पे कुछ भी नाम दे दें। और ये किस में से आ रहा है, यूज, यानी कि इस वेरिएबल में क्या सेव हुआ हुआ है, ये वाला
फंक्शन। ये बात समझ आ रही है? ये बात सबको पता है कि डिफ़ॉल्ट अगर कोई एक्सपोर्ट हो रही है तो उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जो नेम्ड एक्सपोर्ट होती है उसका आप नाम बदल नहीं सकते। ये बात पता है सबको? गुड। तो यहाँ पे सिंपल उसने क्या किया है, ये जो फंक्शन इंपोर्ट हुआ उसको यहाँ पर कॉल कराया। इसका मतलब है बेसिकली ये किस फंक्शन को कॉल करा रहा है? यूज ऑथ को। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास लॉगिन बना हुआ था, हमारे पास login.js बना हुआ है, राइट? हम अपने इस कंपोनेंट को चला भी देते हैं। जब तक ये चल रहा है, कौन सी? हाँ, ये मेन फाइल है। हाँ, उस फाइल में अंदर वही चलेगा, लेकिन ये बेसिकली कंज्यूमर पहले हमने यहाँ पे बनाया हुक। तो हमारी ऐप तो तैयार है, लेकिन अभी लॉगिन में मैंने अपने कॉन्टेक्स्ट एपीआई को इस्तेमाल नहीं किया है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं। यानी कि जैसे अगर आप इसको कर ले, मैं कह लेता हूँ यूज ऑथ, तो इसने यूज ऑथ को कहाँ से इंपोर्ट कर लिया है? हुक्स यूज ऑथ में से। अब आपको पता है ये जो लॉगिन मेरा कंपोनेंट है, यहाँ पे मैं हुक को कॉल कराने का क्या तरीका होता था कि पहले उसका नाम लिखते थे और उसको कॉल करा देते थे। जब इसको कॉल करा लिया तो इसका आउटपुट किसी ना किसी वेरिएबल में सेव करा लेते थे। जैसे मैंने इसको बोल दिया बल्कि एक मिनट काम करते हैं, इसको हम नाम देते हैं कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स। सही है? हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, हम पहले इसको करा लेते हैं console.log। हम ज़रा देखते हैं इसके अंदर आ क्या रहा है। सही है? सिंपल, हमने ये जो यूज़ ऑथ बनाया अभी इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया और उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करा दिया, चला दिया, और इसका जो भी आउटपुट आया उसको एक वेरिएबल में सेव करा दिया और उस वेरिएबल को मैंने कंसोल करा लिया। अब जब मैंने इसको कंसोल कराया तो मुझे पता है ये लॉगिन फॉर्म वाले कंसोल पे इसका कोई ना कोई डेटा आएगा। तो ये लाइन नंबर कौन सी है? 12। तो लाइन नंबर 12 पे इसने क्या आउटपुट दिया है? ऑब्जेक्ट। मतलब इस फंक्शन के चलाने पे जो मुझे आउटपुट आया वो क्या आया है? ऑब्जेक्ट आया है। और ये चीज़ एक्सप्लेनेबल थी जब मैंने यहाँ पे वैल्यू में क्या पास किया था? एक ऑब्जेक्ट। सही है? अब इस जरा ऑब्जेक्ट जो हमारा है इसके अंदर हम जरा देखते हैं क्या है। तो इसके अंदर एक आपके पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? ऑथ, जो कि बेसिकली क्या है? स्ट्रिंग। दूसरी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? जो कि बेसिकली क्या है? फंक्शन है। यानी ये वही दो प्रॉपर्टीज हैं जो आपने बेसिकली यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल में भेजी हैं। आप एक बात समझ रहे हैं कि यहाँ तक आपने कॉन्टेक्स्ट एपीआई को अपनी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर लिया है और उसको यूज़ भी कर दिया है। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि आपके ये दो वेरिएबल, ये यूज स्टेट कहाँ बना हुआ है? कॉन्टेक्स्ट। और मैंने इसको कहाँ पे कंसोल लॉग करा लिया है? लॉगिन। यानी कि मैंने इन दोनों को कॉन्टेक्स्ट एपीआई से निकाल के लॉगिन के कंपोनेंट में इंजेक्ट करा दिया। अब क्योंकि मेरे पास ये दो वेरिएबल्स यहाँ पहुँच चुके हैं, अब मैं इनको जैसे भी यूज़ करूँ। सही है? अब इसका एक शॉर्टकट क्या होता है? हम नॉर्मली ये काम ऐसे नहीं करते। क्यों? क्योंकि अभी हमें फर्ज करें ऑथ का वेरिएबल चाहिए, तो मुझे क्या कराना पड़ेगा? कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स डॉट ऑथ। अगर मुझे सेट ऑथ चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेट ऑथ। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, ये एक नया वेरिएबल नहीं बनाते, इंस्टेड हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं ऑथ, और यहाँ से बल्कि ज़्यादा मेरे लिए इजी होता है, मैं ये करता हूँ। अब आपने बेसिकली क्या किया है, लॉगिन के कंपोनेंट के अंदर आपने दो नए वेरिएबल बनाए हैं, क्योंकि कॉन्स्ट है ना, तो आपने दो नए वेरिएबल बनाए हैं, उसका नाम क्या है? ऑथ और सेट ऑथ, जो डेटा किस में से ले रहे हैं? यूज ऑथ में से। अब यहाँ पे काम हो रहा है वही ये यूज स्टेट वाला। क्यों? क्योंकि यूज स्टेट आपको एक एरे पास करता है, तो उस एरे में हमें पता है कि हमें क्या मिलता है। पहले वेरिएबल में डेटा मिलता है, दूसरे वेरिएबल में फंक्शन मिलता है।
तो हमने डायरेक्टली दो वेरिएबल लिख लिया। तो मैंने आपको बताया था कि यूज स्टेट का जो पहला वेरिएबल था वो इसमें सेव हो गया, जो दूसरा वेरिएबल था वो इसमें सेव हो गया। अब ये जो यूज ऑथ है ये क्या आउटपुट देता है, ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट में मुझे पता है कि कितने वेरिएबल्स हैं, 2। तो अब क्या होंगे इसके दोनों वेरिएबल, ऑथ इट इज इक्वल्स टू ऑथ हो जाएगा, सेट ऑथ इज इक्वल्स टू सेट ऑथ हो जाएगा, क्योंकि ये दो वेरिएबल किस में बने हुए हैं, login.js। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ 2 मंगवा लेते हैं तो कोई मसला नहीं होता, वरना आप सारे भी मंगवा सकते हैं। सही है। अगर आपने इधर ख़ास चीज़ नोट की हो जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या मंगवाया हुआ है, API URL। हालांकि जब वो ऑथ कॉन्टेक्स्ट में आपने वेरिएबल्स की लिस्ट देखी थी वो, यानी कि इतनी बड़ी लिस्ट में से मैंने सिर्फ क्या मंगवाया है, नाम सेम देना है, क्योंकि ये नेम्ड एक्सपोर्ट था। तो ऑथ, सेट ऑथ, हमारे पास दोनों फंक्शंस आ चुके हैं। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि भाई कि यहाँ पे यूज स्टेट बनाओ या कॉन्टेक्स्ट API में यूज स्टेट बनाओ, क्या फ़ायदा हुआ। सही है, इतनी जो मेहनत की, इतनी जो पंचायत हुई, उसका फ़ायदा क्या था, इसके किया क्यों। तो वो मैंने आपको शुरू में बताया कि डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उसके बीच में डेटा हम लोग ईजिली पास कर सकते हैं। तो ज़रा पहले तो हम देख लेते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है। जैसे कि अब ये जो यूज़ ऑथ की फ़ाइल है ना, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको आप कभी अब दोबारा देखोगे ही नहीं, तो इसको हम बंद कर देते हैं। लेकिन ये जो ऑथ कॉन्टेक्स्ट की फ़ाइल है ना, ये आपको तंग करती रहेगी। बात समझ आ रही है। अब जैसे कि ये ऑथ है, इसके अंदर अभी क्या है, कुछ भी नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ दिस इज कमिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट API। सही है। और ये कहाँ पे इंपोर्ट हुई हुई है, लॉगिन में। अब मैं कहीं भी जाके, ये मेरे पास डिव है, इसको मैं ऑथ को क्या करा लेता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू लिख के आ गई है, दिस इज कमिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट API। अब ये वेरिएबल बना हुआ कॉन्टेक्स्ट API की फाइल में है, लेकिन क्योंकि इंपोर्ट लॉगिन में हुआ है तो ये वेरिएबल यहाँ पे शो हो गया। बात समझ आ रही है। इसी की तरीके से हमारे पास और कौन से राउट्स हैं, यूज़र्स का राउट है, तो हम गए स्लैश यूज़र्स में। जब हम स्लैश यूज़र्स में गए तो हमारी ये लिस्ट आ गई। तो हम लोग भी क्या करते हैं कि हम जाते हैं, ये वाली लाइन कॉपी करते हैं क्योंकि ये सब में सेम रहेगी, ये वाली, ठीक है। और हम खोल लेते हैं क्या, users.jsx। अब इसमें भी मुझे कॉन्टेक्स्ट API चाहिए, तो मैंने इस पर इंपोर्ट कर लिया। अब देखिए, मुझे टेंशन नहीं है कि आपका कंपोनेंट किधर है, मैं सिर्फ उसकी फाइल खोलूंगा और उसके अंदर क्या इंपोर्ट करा दूंगा, यूज ऑथ। अब मैंने क्योंकि यहाँ पे यूज ऑथ इंपोर्ट करा लिया, अब मैं इसके ये वेरिएबल एक्सट्रैक्ट करूंगा। अब मैं जाहिर सी बात है, जहाँ पे यूज स्टेट, क्योंकि ये हुक है, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे यूजर स्टेट को एग्जीक्यूट कराया और मैंने ये दोनों वेरिएबल्स निकाल लिए। अब ये वेरिएबल्स दोनों लॉगिन में भी हैं और यूजर्स में भी हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आके यहाँ भी क्या शो कराते हैं, ऑथ का वेरिएबल। यहाँ पे भी क्या आ गया, दिस इज कमिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट API। सही है। यहाँ पे हम लोग एक और ऐप खोल लेते हैं, लोकल होस्ट। अब आपके पास बेसिकली 2 पेजेस हैं आप ही की एप्लीकेशन के, एक आपका लॉगिन पेज है और एक आपके पास यूजर्स का पेज है। दोनों के पेज में से मैंने सेंट्रल डेटाबेस, जो कि बेसिकली हमारा कॉन्टेक्स्ट API है, उसके अंदर से मैंने एक ऑथ का वेरिएबल इंपोर्ट कराया, और उस ऑथ के वेरिएबल में से इन दोनों के पास क्या आ रहा है, दिस इज कमिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट API। अब हम एक सिंपल सा काम करते हैं, इसी के साथ ही हम अपना कोड खोलते हैं। अब हम जाते हैं, मैं इन दोनों के कंपोनेंट में नहीं जाता, मैं जाता हूँ कॉन्टेक्स्ट API में। सही है। कॉन्टेक्स्ट API में ये रहा वेरिएबल बना हुआ, राइट। अब हम इसको कॉन्टेक्स्ट API चेंज करके कह लेते हैं कॉन्टेक्स्ट JS, और मैंने जैसे ही इस पर प्लस किया तो आपके पास दोनों कंपोनेंट ऑटोमेटिकली रिलोड हुए और दोनों के पास डेटा चेंज हो गया। ये बात आप सबको समझ आ रही है। अब एक और काम करते हैं, ये तो था डेटा रिसीव करना और दोनों कंपोनेंट्स को डेटा पास करना।
अब मैंने आपको जब कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ा रहा था तो मैं कह रहा था अगर इस कंपोनेंट में डेटा चेंज हुआ तो वो कहाँ भी चेंज हो जाएगा, दूसरे कंपोनेंट में। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल किसमें सेव हुआ है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में। ये बात मैंने कही थी। अब हम एक काम करते हैं, हम login.js में जाते हैं। login.js में इस auth को मिटाते हैं, या बल्कि auth लगा रहे, हम एक नया div बना लेते हैं और इस div की क्लास दे देते हैं context test, ताकि पता लगे कि ये वाला जो हमारा div है ये इसकी टेस्टिंग के लिए है। सही है। हम एक इनपुट बॉक्स बनाते हैं बहुत सिंपल सा, और यहाँ पे हम बना लेते हैं क्या, एक बटन बना लेते हैं। अब हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट कर लिया। अब आपको ये बात पता है कि बटन में हम इसको कह लेते हैं क्लिक मी, और यहाँ पर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है कौन सा, ऑन क्लिक, और यहाँ पे एक फंक्शन होता है कॉन्टेक्स्ट टेस्ट फंक्शन। सही है। अब आपको पता है जब हम इतना कर लेते हैं तो ये ऊपर जाके हमें फंक्शन भी बनाना पड़ता है जब, अच्छा ये वाली बात अगेन, अगर मैं चाहूँ तो मैं ये वाला सिंटैक्स यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई में यूज़ हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये इसका फंक्शन तैयार हो चुका है। जब मैंने इसको सेव कर लिया, इसका फंक्शन बन गया, तो आपको पता है कि ये हमारे पास, अब यहाँ पे मैं कोई भी फंक्शन या कोई भी डेटा एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। अब ये वाला जो मेरे पास इंपोर्ट है, इसके लिए मैं एक रेफ बना सकता हूँ, कॉन्टेक्स्ट टेस्ट इनपुट। सही है। और ये आपको पता है मुझे कहाँ देना होता है, जिस इनपुट बॉक्स पे आपको रेफरेंस देना है। ये चीज़ आपको याद है? ये हम जब हम फॉर्म्स पढ़ रहे थे हमने तब पढ़ा था। तो रेफरेंस आ गया आपके पास। अब ये हमारे पास हमारा कंपोनेंट है। मैं चाहता हूं कि ये जो सेट ऑथ का मेरे पास वेरिएबल आया है, किस में से आया है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में से। मैं चाह रहा हूं तुम इसको सेट करो, इसको सेट करो, लेकिन इसमें कौन सा डेटा सेव करो, आगे क्या होता है, डॉट, क्या होता है, करंट डॉट वैल्यू। ये बात आपको समझ आ रही है? अब बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास लॉगिन फॉर्म के ऊपर एक इनपुट बॉक्स है और एक क्लिक मी है। हमने क्या किया हुआ है कि हमने इसको बाइंड किया हुआ है किसके साथ, ये उस ऑथ वेरिएबल के साथ जो किसके अंदर बना हुआ है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। और वो वेरिएबल दो कंपोनेंट में यूज हो रहा है, एक तो लॉगिन के खुद के कंपोनेंट में और दूसरा यूजर्स के कंपोनेंट में। तो अब होगा क्या, जरा इसको सोचेंगे क्या होगा। जब ये वाला फंक्शन चलेगा तो क्या वो चला देगा, सेट ऑथ का फंक्शन। लेकिन ये सेट ऑथ का फंक्शन लॉगिन के कंपोनेंट में तो बनाया ही नहीं गया था, ये कहाँ बनाया गया था, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में। तो असूलन ये होना चाहिए कि यहाँ पर सेट ऑथ चलना चाहिए, वो ये वाला डेटा चेंज करेगा। अब ये डेटा चेंज हुआ तो कौन सा वेरिएबल चेंज हो जाएगा, ऑथ का, क्योंकि ऑथ का वेरिएबल चेंज होगा तो वो दोनों कंपोनेंट भी क्या हो जाएंगे, रीलोड, और जो नया वाला डेटा है वो उसमें दिखना चाहिए। यही होना चाहिए। एक काम कर लेते हैं, दूसरा वाला किधर है, दोनों चीज़ें एक साथ हैं, ये इधर इसका टेक्स्ट और ये इधर इसका टेक्स्ट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वी हैव चेंज्ड समथिंग, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्लिक मी को। तो क्या हुआ, बेसिकली आपके पास ये कंप्यूटर स्लो है। पागल हो गया है क्या?
एक मिनट, इसको हम लोग दोबारा से रिलोड कर लेते हैं, हो सकता है कोई इशू हो। यार ये तो बड़ा अजीब सा प्रॉब्लम दिखा रहा है। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे आके console.log auth कर लेते हैं। Text.
import from use author. Auth context not. कॉन्टेक्स्ट एपीआई में डेटा सेव हो रहा है, यहाँ पे इसको रीलोड नहीं कर रहा, ये इशू कर रहा है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी ये सेम टेक्निक यूज़ की हुई है। यहाँ से मैंने इंपोर्ट करा के इसको सेट स्टूडेंट्स को यहाँ पे सेट किया हुआ है डायरेक्टली। अब ये जहाँ जहाँ पे यूज़ हुआ हुआ होता है वहाँ पे ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाता है। क्या ज़ाहिर इंपोर्ट हुआ है, ये रहा। वैसे काफ़ी अजीब इशू है वैसे ये। क्या चीज़ यार? ये वाला जो मैंने यूज़ किया है, package.json, .json 18। हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा चेंज तो नहीं हो सकता कि रिएक्ट के उसके कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूजेज डिफरेंट हो जाए।
किस किसमें? नहीं, वो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो उससे पूरा नहीं होता ना। हमें ये करवाना है कि हम यहाँ पे इसको अपडेट करें तो यूज़र्स पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए। नहीं, ये फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या चीज़? हाँ, 1 मिनट।